चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और पूरे देश में आचार संहिता लग चुकी है। अब लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आचार संहिता क्या होती है और किन किन चीजों पर पूरे देश में पाबंदी लगेगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ी तैयारी कर दी है और तमाम तरीके की गाइडलाइंस जारी की हैं। किन किन लोगों को क्या करने की आजादी होगी और किन किन कामों पर लगेगी पाबंदी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आचार संहिता क्या होती है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए नई गाइडलाइंस जारी होती हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन की बहुत अहम भूमिका होती है। इसके साथ साथ उन तमाम प्रतिक्रियाओं पे प्रतिबंध लग जाता है जो गैर संवैधानिक होती हैं, जो लगातार समाज का माहौल खराब करने के लिए कोई भी एक्टिविटी की जाने की आशंकाएं रहती है, उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। आचार्य संहिता क्या है? आचार्य संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किया गया एक ऐसा समूह है जिसके राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया। आचार्य संहिता में चुनाव आयोग की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, न्यूट्रल और शांतिपूर्ण चुनावों का आयोजन चुनाव आयोग का संवैधानिक कर्तव्य होता है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए आचार संहिता लगाई जाती है ताकि समाज में किसी भी प्रकार का कोई भी सांप्रदायिक दंगा ना भड़क पाए, ना आपस में किसी भी प्रकार का, चाहे चुनावी दलों में और चाहे समाज में किसी भी स्तर पर राजनीतिक मतभेद के कारण लोगों के अंदर द्वेष भावना उत्पन्न हो और समाज में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सफल बनाया जाए। ये कब से कब तक लागू होता है? चुनाव की घोषणा आने से लेके चुनाव के नतीजे तक ये आचार्य संहिता लागू होती है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा की तारीखों से इसे लागू किया जाता है और चुनाव प्रतिक्रिया के पूर्व होने तक लागू रहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में, जबकि विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे राज्य में लागू होती है। लोकसभा चुनाव से पहले ये पूरे देश में लागू है, जबकि राज्यसभा चुनाव में ये तमाम राज्यों में लगाई जाती है। इसके साथ साथ क्या क्या विशेषताएं होती हैं मैं आपको बता दूं। आचार्य संहिता की विशेषता क्या क्या है? इसकी मुख्य विशेषता निर्धारित करती है कि राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और सत्ताधारी दलों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करने, शोभ यात्राएं, मतदान दिन की गतिविधियों और सत्ताधारी दलों को कामकाज भी संहिता से निर्धारित होते हैं। मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनावी प्रचार संबंधी कार्य के साथ नहीं मिलाएंगे और न ही चुनाव प्रचार संबंधी कार्य के दौरान सरकारी तंत्र या सरकारी कर्मियों का प्रयोग करेंगे। हालांकि चुनाव दौरे के साथ आधिकारिक दौरे को मिलाने संबंधी आचार संहिता के प्रावधान से प्रधानमंत्री को छूट है। आप देखेंगे कि किस तरीके से सरकारी कोई भी अफसर या कर्मचारी होता है, उसको इस एक्टिविटी में किसी भी चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए शामिल नहीं किया जा सकता है, जबकि देश के प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए व्यक्ति को ये छूट है कि वो अपने चुनाव के लिए चुनावी रैलियां कर सकता है। इसके साथ साथ क्या क्या नियम होते हैं और किन चीजों पर पाबंदी लगाई गई है ये भी मैं आपको बता दूं। आचार संहिता के तहत पाबंदी। आचार संहिता के लागू होने के बाद सरकार, मंत्री और अन्य अधिकारियों किसी भी तरह से वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद सिविल सेवकों को छोड़कर सरकार न तो किसी योजना की घोषणा कर सकता है और न ही किसी चीज का उद्घाटन कर सकता है। आप देखेंगे कि इस अवधि के दौरान सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधा के प्रावधान आदि से संबंधित वादों की अनुमति नहीं है। सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्ति को सत्तारूढ़ दलों को पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने पर भी पाबंदी है। चुनाव की घोषणा होने के बाद मंत्री और अन्य अधिकारी विवेकाधीन निधि के अनुदान और भुगतान करने की भी मंजूरी नहीं। आचार संहिता लागू होने के बाद आधिकारिक दौरों को चुनाव प्रचार कार्य के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए आधिकारिक मशीनी या कर्मियों का उपयोग सख्त वर्जित है। चुनाव के दौरान
सरकारी विमान, वाहन, मशीनी और कर्मियों सहित सरकारी परिवहन का उपयोग सत्तारूढ़ दलों के लिए हितों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता। चुनावी बैठकों आयोजित करने के लिए मैदान और हवाई उड़ानों के लिए हेलीपैड जैसी सार्वजनिक स्थान सभी दलों और उम्मीदवारों के लिए समान नियम और शर्तों पर उपलब्ध होने चाहिए। विश्राम घरों, डाक बंगलों और अन्य सरकारी आवासों पर सत्तारूढ़ दल या उसके उम्मीदवार एक का अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार के लिए कार्यालय के रूप में या सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के लिए उनका उपयोग करना भी प्रतिबंध है। वोट हासिल करने के लिए जाति, सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जा सकती। मस्जिद, चर्च, मस्जिद या अन्य पूजा स्थलों का उपयोग चुनाव के लिए मंच के रूप में नहीं किया जाएगा। सभी दलों और उम्मीदवारों को ईमानदारी से उन सभी गतिविधियों से बचना चाहिए जो भ्रष्ट आचरण है, चुनाव कानून के तहत अपराध है, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर की दीवार आदि का उपयोग उसकी अनुमति के बिना झंडा लगाने, बैनर लगाने, नोटिस चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए नहीं करेगा। तो ये तमाम तरीके की तमाम चीजें हैं जो राजनेताओं को और ना ही जो चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को करना चाहिए। लेकिन देश के हालात जो हैं वो इसके अपोजिट हैं। आप देखेंगे कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इनफैक्ट अपने वोटरों को किस तरीके से डरा कर, धमका कर इस देश में वोट लिया जाता है। और हमारे देश में इतना कठोर कानून होने के बाद भी चुनाव आयोग खुद आचार संहिता लगाने के बावजूद इस तरीके की गतिविधियां देखने के लिए हमारे सामने मिलती हैं और कैसे चुनाव के बीच में सांप्रदायिक दंगों को भड़काने की कोशिश की जाती है, समाज का माहौल खराब किया जाता है लगातार हिंदू मुसलमान करने के लिए। तो ये देश में चुनाव जो है काफी फेमस हो चुका है। जब जब चुनाव आता है, हिंदू मुसलमान, कैसे दलितों का उत्पीड़न, आदिवासियों की पिटाई, ये लगातार ये तमाम मुद्दे अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। आप देखेंगे तमाम राजनीतिक पार्टियों में कंपटीशन रहता है कि कौन सबसे बड़ा कट्टर हिंदू है। तमाम लोग मंदिरों का इस्तेमाल करते हैं, तमाम लोग मस्जिदों पर जाकर चादरें चढ़ाते हैं ताकि जनता का जो मोह है वो अपनी तरफ लुभा पाए। और जनता को किस तरीके से उनके वोट का इस्तेमाल करना है ये मंत्रियों को, नेताओं को बखूबी आता है। लेकिन जनता को अब सोचना है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनके लिए रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य अगर जरूरी है तो आप उसी सरकार को चुनिए जो आपके हक अधिकारों पर, संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करती है और आपके उज्जवल भविष्य पे गंभीरता से सोचती है। आप देखेंगे देश में कैसे कैसे वीडियोस हमारे सामने आते हैं। नियुक्ति पत्र के लिए लोग लाठियां खा रहे हैं, महिलाओं को आबरू बचाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता। मणिपुर जैसी घटना हमारे सामने आती है और ऐसी खबरों को जनता के बीच ना लाया जाए, इंटरनेट जैसी सेवाओं को भी बंद कर दिया जाता है। अब इलेक्शन कमीशन पर यह निर्भर करता है कि वो इस देश में लोकसभा चुनाव को कैसे न्यूट्रल तरीके से जनता के हित में स्वतंत्र रूप से सफल बनाने के लिए कितना कार्य करता है। फिलहाल तो राजनीतिक पार्टियां अपना जातीय और धार्मिक समीकरण पे वोट बटोरने का काम करें। अपनी राय इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।